हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं आईआईटी एडवांस 2022 के पेपर 1 का सेक्शन 3। इसका जो पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आईआईटी ने एक बहुत ही माइन्यूट सा इनविजिबल टाइप का मिस्टेक कर दिया है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बोनस हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह से इसका कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद समझेंगे कि वो मिस्टेक क्या है। सिचुएशन ये है कि सोलेनॉइड के अंदर एक छोटा सा लूप रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में, और ये एन कैप जो है ये इसके सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है और इसको सिलेंडर को रोटेट कर रहे हैं, सोलेनॉइड को रोटेट कर रहे हैं, तो उससे इसमें फ्लक्स चेंज होगा, उससे ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट आ जाएगा, और करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पर टॉर्क लगेगा। हम लोग को वो टॉर्क का एक्सप्रेशन बताना है। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अल्फ़ा दिया हुआ है, तो सारा आंसर अल्फ़ा के टर्म्स में आएगा। तो लिस्ट 1 में एन कैप का वेरिएशन है और लिस्ट 2 में टॉर्क का वैल्यूज़ है। तो सबसे पहले एक जनरल एक्सप्रेशन ले आते हैं। इस लूप का जो एरिया है वो ए है और इसका डायरेक्शन के कैप के अलॉन्ग प्लेन के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एम आई इंटू एन कैप। तो फ्लक्स हो जाएगा इस लूप से बी डॉट ए, ये फ्लक्स का एक्सप्रेशन आ गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। करंट के लिए ई बाई आर, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया। और छोटे वाले लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो आई इंटू एरिया, ये मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन आ गया। अब मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा कि इस लूप में करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसको समझने के लिए हमको एन कैप का वेरिएशन समझना होगा। जैसे फर्स्ट केस में देखें तो t इक्वल टू 0 पर एन कैप जो है वो के कैप डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब इस तरफ। तो फ्लक्स इससे अपवर्ड डायरेक्शन में पास हो रहा है, मैक्सिमम है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा ये रोटेट करेगा तो फ्लक्स डिक्रीज़ करेगा। तो फ्लक्स डिक्रीज़ करेगा तो फ्लक्स को मेंटेन रखने के लिए इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा। तो फर्स्ट केस में एंटी क्लॉकवाइज मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन के कैप। सेकेंड केस में एन कैप जो है वो एक्स वाई प्लेन में ही रोटेट कर रहा है, जेड में उसका कोई कंपोनेंट नहीं है, तो सेकेंड में कोई कभी भी किसी टाइम पर कोई फ्लक्स पास ही नहीं होगा, तो इंड्यूस करंट ही हमेशा ज़ीरो है। थर्ड केस में t इक्वल टू 0 पर अगेन इसका डायरेक्शन के कैप के अलॉन्ग है, फ्लक्स मैक्सिमम है, टाइम के साथ ये फ्लक्स डिक्रीज़ करेगा, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन के कैप हो गया। और फोर्थ केस में t इक्वल टू 0 पर फ्लक्स ज़ीरो है, फ्लक्स ज़ीरो है, तो शुरुआत में फ्लक्स ज़ीरो है और टाइम बढ़ने के साथ फ्लक्स आएगा। तो फ्लक्स अगर आएगा इसमें तो उसको कम करने के लिए करंट जो है वो क्लॉकवाइज इंड्यूस होगा। अपवर्ड फ्लक्स आएगा तो उसको रोकने के लिए डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड देगा, तो इसमें क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा, और क्लॉकवाइज आएगा इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड माइनस के कैप। तो डिफरेंट केसेस में हम लोग को मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन पता चल गया। अब फर्स्ट केस में आते हैं, के कैप डॉट एन कैप का ये वैल्यू हो गया, ये अपना एन कैप है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए तो ये अपना m1 वेक्टर आ गया के कैप के डायरेक्शन में। एंड टॉर्क इज m क्रॉस b कर देंगे, एन कैप का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया। इस टॉर्क के एक्सप्रेशन में टाइम का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन आया, इसमें इसको अल्फ़ा के टर्म्स में रिप्लेस कर देंगे, तो माइनस अल्फ़ा बाई 4 आई कैप। ऑप्शन क्यू मैच कर रहा है। सेकेंड पार्ट में तो करंट ज़ीरो ही है, तो टॉर्क ज़ीरो, ऑप्शन पी मैच कर रहा है। थर्ड पार्ट में ये एन कैप है, तो के डॉट एन कैप का ये वैल्यू आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन, और मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, डायरेक्शन हम लोग पहले देख चुके हैं, के कैप है, तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया। इसमें एन कैप का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आया, इसमें टाइम का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे और इसको अल्फ़ा के टर्म्स में रिप्लेस करेंगे, तो ये एस वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। फोर्थ में ये एन कैप का वैल्यू है, अगेन के डॉट एन कैप, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया, मैग्नेटिक मोमेंट के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट माइनस के कैप में था, टॉर्क m क्रॉस b, अगेन एन कैप का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया, इसमें टाइम का वैल्यू पाई बाई 6 ओमेगा। तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा ये हो जाएगा आर वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी मैच कर रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो एन कैप हम लोग को दिया गया है ना, एन कैप इज़ अ यूनिट वेक्टर, और एन कैप यूनिट वेक्टर होना चाहिए, बट इसमें जितना भी एन कैप का वैल्यू दिया हुआ है सबका मैग्नीट्यूड जो है वो 1/√2 आ रहा है। तो अगर हम लोग इसको 1/√2 को नेग्लेक्ट करके ये वाला खाली एन कैप होना चाहिए,
तो अगर हम लोग 1/√2 हटा दें यूनिट वेक्टर लेते हुए, तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई भी यूनिट वेक्टर नहीं लिखा हुआ है। तो एक्चुअली में कोई भी आंसर मैच नहीं करने वाला है, तो ये बोनस हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में ये सिचुएशन है कि अलग अलग टाइप का मोशन दिया हुआ है दो पार्टिकल का, और हम लोग को π/3 सेकेंड पर रिलेटिव वेलोसिटी बताना है दोनों का। तो फर्स्ट सिचुएशन में दो पार्टिकल सर्कल में रोटेट कर रहे हैं विद सेम एंगुलर वेलोसिटी। दोनों के बीच में इनिशियल एंगुलर गैप π/2 का है। क्योंकि दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो हमेशा ये गैप मेंटेन रहेगा। दोनों का स्पीड ω/r 1 मीटर पर सेकेंड, VA परपेंडिकुलर टू VB है ऑलवेज किसी भी टाइम पर। रिलेटिव वेलोसिटी VA माइनस VB, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो √VA² + VB² विच इज़ √2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन एस मैच कर रहा है। उसके बाद दो प्रोजेक्टाइल है, एक को t=0 पे फायर किया, दूसरे को 0.1 सेकेंड पर, और π/3 सेकेंड के बाद रिलेटिव वेलोसिटी बताना है। तो किसी टाइम t पर हम लोग इसका वेलोसिटी लिख लेंगे। तो डेल्टा टी टाइम के बाद अगर हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो डेल्टा टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी लिख लिए v cos θ i कैप प्लस v sin θ माइनस g डेल्टा टी j कैप। और ऐसे ही सेकेंड वाले पार्टिकल का वेलोसिटी लिख लेंगे। ये कितने टाइम तक ट्रैवल किया है, डेल्टा टी माइनस टी, क्योंकि ये 0.1 सेकेंड के बाद फायर हुआ है। तो माइनस v cos θ i कैप प्लस v sin θ माइनस g ऑफ डेल्टा टी माइनस टी जे कैप। रिलेटिव वेलोसिटी VA माइनस VB, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसमें v का वैल्यू और टाइम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। v का वैल्यू गिवन है हमने को क्वेश्चन में, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। ऑप्शन टी मैच कर रहा है। थर्ड वाले में दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, दोनों का इक्वेशन गिवन है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो दोनों को वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये ए का वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, इसमें गिवन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो VA 1/2। ये बी का वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिफ्रेंशिएट करके आया, इसमें गिवन वैल्यूज़ और टाइम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये बी का वेलोसिटी। VAB इज़ VA माइनस VB, तो ये आ जाएगा √3 + 1/2। ऑप्शन पी मैच कर जाएगा। थर्ड में एक पार्टिकल XY प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है और दूसरा Z के अलॉन्ग जा रहा है। इन दोनों का वेलोसिटी भी किसी भी इंस्टेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक XY प्लेन में है और दूसरा Z में है। ए का वेलोसिटी ω/r 1 मीटर पर सेकेंड, VB 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। VA इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू VB, तो रिलेटिव वेलोसिटी √VA² माइनस VA² + VB², इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, √10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन आर मैच कर रहा है, तो इसके हिसाब से जो अपना ऑप्शन सी है वो मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग को अलग अलग सिचुएशंस दिया हुआ है और उसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू जो भी ऑप्शंस गिवन है वो एग्जैक्ट वैल्यू या उसके आसपास का वैल्यूज मैच करेगा। तो फर्स्ट केस में ये वाटर है, इसको हीट देकर इवोपरेट किया गया है और इसका वॉल्यूम में चेंज 10⁻⁻6 से 10⁻⁻3 आया है। तो हम लोग को बताना है कितना इंटरनल एनर्जी का चेंज आया होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख दिए। हीट जो दिया गया है वो मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, और ये जब वाटर इवोपरेट होगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो वर्क होगा P × ΔV। तो ये P × ΔV लिखा हुआ है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे डेल्टा U का वैल्यू आ जाएगा 2.15 किलो जूल, तो नियरली ये 2 किलो जूल से मैच कर रहा है, ऑप्शन पी। सेकेंड केस में डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसका आइसोबारिक एक्सपेंशन हुआ है फ्रॉम वॉल्यूम V to 3V। तो कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ा है तो टेम्परेचर भी 3 गुना हो गया होगा, 500 केल्विन से 1500 केल्विन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, F/2 nR डेल्टा टी। F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। ये बाकी सारा वैल्यूज़ पुट कर देंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो डेल्टा U आ गया 4000 जूल विच इज़ 4 किलो जूल। ऑप्शन आर मैच कर रहा है। थर्ड पार्ट में गैस को एडियाबैटिकली कंप्रेस किया गया है वॉल्यूम V से V/8 तक, तो हम लोग को डेल्टा U कैलकुलेट करना है। डेल्टा U इज़ F/2 nR डेल्टा टी। nR डेल्टा टी को P2V2 माइनस P1V1 लिखा जा सकता है। P1 हम लोग को मालूम है 2, V1 का वैल्यू 1/3, V2 का वैल्यू 1/24, वॉल्यूम 1/8 हो चुका है। P2 कैलकुलेट करना है। प्रोसेस इक्वेशन एडियाबैटिक के लिए PV⁻γ = कांस्टेंट, इसमें ये सारा वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो P2 का वैल्यू आ जाएगा 64,
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी F/2 इंटू P2V2 माइनस P1V1, 3 किलो जूल, ऑप्शन टी मैच कर रहा है। थर्ड पार्ट में डायटॉमिक मॉलिक्यूल है और इसको 9 किलो जूल ऑफ हीट दिया हुआ है और आइसोबारिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो डेल्टा यू हम लोग को बताना है और इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी काउंट किया जाना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी F/2 NR डेल्टा टी। वाइब्रेशनल मोड जो होता है वो 3n-5 होता है, n नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, और हर वाइब्रेशनल मोड के करस्पॉन्डिंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है। ये ईच मोड करस्पॉन्ड्स कंट्रीब्यूट्स 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डायटॉमिक के लिए ये ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये रोटेशनल, और ये वाइब्रेशनल 3 × 2 - 5, ये वाइब्रेशनल मोड्स, एंड ईच वाइब्रेशनल मोड कंट्रीब्यूट्स 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टोटल 7 हो गया। तो हीट जो दिया गया है वो 9 किलो जूल है, तो NCP डेल्टा टी, आइसोबारिक प्रोसेस है, NCP डेल्टा टी इज़ 9, CP का वैल्यू CV + R, CV FR/2 होता है, F का वैल्यू 7 है, तो यहाँ से CP का वैल्यू 9R/2 आ गया, इसको पुट कर देंगे। NR डेल्टा टी का वैल्यू 2, तो डेल्टा U का वैल्यू 7/2 NR डेल्टा टी, ये 7 किलो जूल आ जाएगा, ऑप्शन Q मैच कर रहा है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन C हो गया। फिर लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 में 2 लेंसेज गिवन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और हम लोग को दोनों रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल इमेज का पोजीशन बताना है। तो पहले वाले सिचुएशन में ये रहा ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर, लेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे, U का वैल्यू -20, फोकल लेंथ 10, तो V का वैल्यू 20 आ जाएगा। प्लस में 20 आया, यहाँ से 20 सेंटीमीटर आगे की तरफ, मतलब ये रहा I1, यहाँ से 15 पर। अब ये I1 इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, U का वैल्यू +15, तो U का वैल्यू +15, फोकल लेंथ +15, सेकेंड रिफ्रैक्शन से V का वैल्यू आएगा 7.5 प्लस में, तो टूवर्ड्स राइट 7.5, ये ऑप्शन P मैच कर गया। इसके बाद सेकेंड वाले पोर्शन में ये सिचुएशन कॉमन है, लेंस का फोकल लेंथ, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का सब कुछ कॉमन है, तो पहला इमेज +20 पे बना, यहाँ से +20 पर, मतलब यहाँ से 15 सेंटीमीटर, ये हो गया I1, ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, U का वैल्यू +15, फोकल लेंथ -10, सेकेंड इमेज आ रहा है -30 पर, -30 मतलब यहाँ से 30 सेंटीमीटर टूवर्ड्स लेफ्ट, ये हो गया, ऑप्शन R मैच कर रहा है। थर्ड केस में फिर से पहला वाला सिचुएशन मैच कर रहा है, तो पहला इमेज +20 पर, यहाँ से +20 मतलब यहाँ से +15 पर, ये I1 हो गया। अब ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, U का वैल्यू +15 और फोकल लेंथ -20, तो इसको सॉल्व करेंगे तो V का वैल्यू +60 आ रहा है, +60 मतलब यहाँ से 60 सेंटीमीटर टूवर्ड्स राइट, ये I2 हो गया, ऑप्शन Q मैच कर रहा है। और फोर्थ में पहला सिचुएशन बदल गया है, इसमें यहाँ पे कॉन्केव लेंस रखा हुआ है, तो U का वैल्यू -20 और फोकल लेंथ भी -20, तो पहला इमेज आया -10, मतलब यहाँ से लेफ्ट में 10 सेंटीमीटर, ये हो गया I1। अब ये I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ये +10 और ये +5, 15 सेंटीमीटर पर, तो U का वैल्यू -15, फोकल लेंथ +10, इसको सॉल्व करेंगे तो V का वैल्यू आ जाएगा +30 मतलब सेकेंड वाले लेंस से 30 सेंटीमीटर टूवर्ड्स राइट, ऑप्शन T मैच कर रहा है। तो यहाँ से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन A सही आंसर हो जाएगा।